हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बायोलॉजी में प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवधारियों को दो समूहों में बांटा गया है। एक है प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा है यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव वह हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक जीव वह हैं जिनमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मोनिरा को रखा गया है और यूकैरियोटिक के अंतर्गत प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया को रखा गया है। मोनिरा वह जीव है जो प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर है, और प्रोटिस्टा वह जीव है जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेल्युलर है, जबकि फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया वह जीव हैं जो यूकैरियोटिक है और मल्टीसेल्युलर है। यह सभी आपको याद रखना है। आज हम सिर्फ प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग E.H. हेकल ने 1886 में किया था। यह प्रथम यूकैरियोटिक जीव है। प्रथम यूकैरियोटिक जीव कौन से हैं? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वह जीव आते हैं जो एक कोश के होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इस जगत के अधिकतर जीव जलीय हैं। प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव है वह अधिकतर जलीय होते हैं और इनमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है, लेकिन ज्यादातर प्रोटिस्टा में अलैंगिक जनन होता है। और प्रोटिस्टा में पोषण प्रकाश संश्लेषी और परपोषी इन दोनों प्रकार से होता है, लेकिन ज्यादातर जीव प्रोटिस्टा जगत के परपोषी होते हैं। यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। प्रोटिस्टा जगत एक कोश के प्रोकैरियोटिक और बहुकोश के यूकैरियोटिक के बीच कड़ी का कार्य करते हैं और इस प्रकार के संबंध को फाइलोजेनिक रिलेशनशिप कहते हैं। जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वह एक कोश के प्रोकैरियोटिक जीव और बहुकोश के यूकैरियोटिक जीव के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। प्रोटिस्टा जगत को प्रायः वर्गीकरण का कूड़ादान भी कहा जाता है। वर्गीकरण का कूड़ादान किसे कहा जाता है? प्रोटिस्टा जगत को। प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव हैं उन्हें 5 समूहों में बांटा गया है। यह 5 समूह है यूग्लिनाइट, प्रोटोजोन्स, क्रिस्टोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट और स्लाइम मोल्ड्स। इन समूह में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन मैंने उन्हीं को लिखा है जो महत्वपूर्ण हैं। यूग्निलाइट में सबसे महत्वपूर्ण है यूग्निला जीव। प्रोटोजुआ में महत्वपूर्ण जीव हैं अमीबा, पैरामीशिया, लिस्मेनिया। क्रिस्टोफाइट में महत्वपूर्ण जीव है डायएटम, डेस्मेट। डाइनोफ्लैजेलेट में महत्वपूर्ण जीव है गाइनोलेक्स और स्लाइम मोल्ड में महत्वपूर्ण जीव है माइसोमाइसिटीज। ये सभी जीव हैं। इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम युग्निला के बारे में पढ़ेंगे। युग्निला समूह का एक जीव है। युग्निला ताजी व शांत जल में पाया जाता है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। युग्निला की बाहरी परत प्रोटीन की बनी होती है जिसे पेपिकल कहते हैं। युग्निला की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेपिकल। और यह परत प्रोटीन की बनी होती है। युग्निला में अनुदैर्ध्य द्विपकंदन होता है और इसमें पोषण मिक्सोट्रोपिक प्रकार का होता है। युग्निला सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और यह स्वयंपोषी का कार्य करता है, और सूर्य की अनुपस्थिति में यह परपोषी का कार्य करता है। युग्निला को पादक व जंतु की संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। जो युग्निला है इसे पादक और जंतु की संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। अब हम डाइनोफ्लैजेलेट के समूह ग्लाइनोलेक्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइनोलेक्स डाइनोफ्लैजेलेट समूह का एक जीव है। डाइनोफ्लैजेलेट जो जीव हैं वह अधिकतर प्रकाश संश्लेषक होते हैं और इनमें वर्णक पाए जाने के कारण यह अलग अलग रंग के होते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट का महत्वपूर्ण जीव है ग्लाइनोलेक्स। ग्लाइनोलेक्स को लाल प्रोटिस्टा भी कहा जाता है और इसी के कारण समुद्र का रंग लाल हो जाता है। समुद्र का रंग लाल किसके कारण हो जाता है? ग्लाइनोलेक्स के कारण। यह जीव जहरीले विष का भी स्रावित करता है और इससे लाल ज्वर नामक बीमारी भी उत्पन्न होती है। यह सभी पॉइंट आपको ग्लाइनोलेक्स के बारे में याद रखना है। अब हम माइसोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे।
माइसोमाइटिसिस स्लाइम मूल समूह के अंतर्गत आता है। इसे अकोशिकीय कीचड़ के सांचे भी कहा जाता है। माइसोमाइसिटिस को अकोशिकीय कीचड़ के खांचे भी कहा जाता है। और जो स्लाइम मूल समूह है इसे प्रोस्टियन कवक या कवक जंतु कहा जाता है और यह सभी मृतोपजीवी होते हैं। जो भी जीव स्लाइम मूल समूह में आता है वह सभी कौन से जीव हैं? मृतोपजीवी। अब हम डाई एटम के बारे में पढ़ेंगे। डाई एटम को क्रिस्टोफाइट समूह में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत में जो भी जीव है उन्हें 5 समूह में बांटा गया है और उन्हीं में से एक है क्रिस्टोफाइट। क्रिस्टोफाइट में डाई एटम जीव को रखा गया है। डाई एटम साबुनदानी की तरह दिखता है और इसका आकार साबुनदानी की तरह होता है। इसकी कोशिका भित्ति सिलिका और सेल्यूलोज की बनी होती है और इसमें अधिकतर जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। डाई एटम में जनन बाइनरी फिजन या द्विविखंडन द्वारा होता है। डाई एटम को समुद्र के मुख्य उत्पादक कहा जाता है। जैसे हमें जीवन जीने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार समुद्र के जीवों के लिए डाई एटम की आवश्यकता होती है। इस कारण यह समुद्र के मुख्य उत्पादक कहे जाते हैं। जब यह मर जाते हैं तो यह अपनी चारों ओर बहुत सारी मृदा छोड़ जाते हैं और इस प्रकार की मृदा को डाई एटम मृदा कहते हैं। इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में, तेलों और सिरपों के निस्पंदन में किया जाता है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम डेस्मिट के बारे में पढ़ेंगे। डेस्मिट क्राइसोफाइटिस समूह के अंतर्गत आता है और इसे गोल्डन एल्गी कहा जाता है। गोल्डन एल्गी के नाम से किसे जाना जाता है? डेस्मिट को। अब हम प्रोटिस्टा जगत के प्रोटोजोन समूह को पढ़ेंगे। प्रोटोजोन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोल्फस ने किया था और प्रोटोजुआ की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। प्रोटोजोन्स के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहते हैं और जो भी जीव प्रोटोजुआ समूह में आते हैं वह सभी मृतोपजीवी होते हैं। प्रोटोजुआ को 4 उपसमूह में बांटा गया है। यह 4 उपसमूह हैं स्लाइटेड, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड और सेफरेंस। इन समूह के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जीव हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। पैरामीशियम। पैरामीशियम प्रोटोजुआ के स्लाइलेटेड उपसमूह में आता है। पैरामीशियम की खोज हिल्स ने की थी और इसमें अनुप्रस्थ द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। इसकी आकृति चप्पल के समान होती है, इस कारण इसे चप्पल जंतु भी कहा जाता है। यह पॉइंट आपको पैरामीशियम के बारे में याद रखना है और यह प्रोटोजुआ समूह में आता है। अमीबा। अमीबा प्रोटोजुआ के एम्बॉइड उपसमूह में आता है। अमीबा की खोज रोंजहॉप ने की थी और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अमीबा में कूटपाद या नकली पैर स्थित होते हैं जो कि भोजन पकड़ने और चलने में सहायता करते हैं। अमीबा में नकली पैर या कूटपाद उपस्थित होते हैं और इसमें जनन द्विविखंडन या द्वारा होता है। अमीबा में जनन किस प्रकार होता है? द्विविखंडन द्वारा, अर्थात एक सेल डिवाइड होकर 2 कोशिका बना लेती हैं। अब हम एंट अमीबा हिस्टोलिका और एंट अमीबा जिंजीबेलिस के बारे में पढ़ेंगे। एंट अमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजुआ समूह के एम्बॉइड उस समूह में आता है। यह जीव मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है और इससे एमीबिएसिस बीमारी उत्पन्न होती है। एंट अमीबा जिंजीबेलिस प्रोटोजुआ की एम्बॉइड उस समूह में आता है और यह WBC से पोषण प्राप्त करता है और यह जीव पायरिया बीमारी को बढ़ावा देता है। एंट अमीबा जिंजीबेलिस पायरिया बीमारी को बढ़ावा देने का कार्य करता है जो कि एक दांत की बीमारी है। अब हम ट्रप्नोसोमा के बारे में पढ़ेंगे। ट्रप्नोसोमा प्रोटोजुआ समूह के फ्लैजेलेटेड उपसमूह में आता है। यह मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और इसमें अनुदैर्घ्य द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। इसी के कारण स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है और इस रोग का वाहक शीशी मक्खी होती है। लिस्मेनिया प्रोटोजुआ समूह के फ्लैजेलेटेड उपसमूह में रखा गया है। लिस्मेनिया से मनुष्य में कालाजौर बीमारी उत्पन्न होती है और इसमें अनुदैर्घ्य द्विविखंडन द्वारा जनन होता है। यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं।
अब हम प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ समूह के सेप्रोन्स उपसमूह में आता है। यह मलेरिया परजीवी का कारण होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है यह मलेरिया परजीवी का कारण होता है और इसमें जनन बहुविखंडन द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर होती है। अब हम मलेरिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। मलेरिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुक्कुलोक ने किया था। मलेरिया का वाहक मादा एन्फ्लूएंजा मच्छर होती है, ऐसा सर्वप्रथम रूनेल लोस ने बताया था। और मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ होता है, ऐसा चार्ल्स रेवलेन ने बताया था। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बेबेसिया के बारे में पढ़ेंगे। बेबेसिया प्रोटोजुआ समूह के सेप्रोन्स उपसमूह में आता है। यह जानवरों में टेक्सस मवेशी बुखार उत्पन्न करता है और इस बुखार को लाल पानी बुखार या हीमोग्लोबिन यूरिक बुखार के नाम से भी जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।